आज सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जिस पर पूरी दुनिया चुप बैठी है, जिस पर वो प्रतिक्रिया नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए थी। इसलिए आज पहले यह देखिए कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुसलमानों पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। ब्रिटेन में सरकार और विपक्ष के बीच ग्रूमिंग गैंग्स के मुद्दे ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। ये वो गैंग्स हैं जिसमें पाकिस्तानी मूल के लड़के ब्रिटेन की लोकल नाबालिग लड़कियों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें ड्रग्स की लत लगाकर उनका रेप करते हैं और फिर इन लड़कियों पर अपना धर्म, अपनी पहचान और अपना नाम बदलने के लिए दबाव डाला जाता है। भारत में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन भारत में इनके लिए ग्रूमिंग गैंग्स की जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल होते हैं। एक शब्द है जो बहुत प्रचलित है। वो शब्द क्या है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो शब्द आप अब तक समझ गए होंगे। मैं उस शब्द को कहना नहीं चाहता, होता तो भारत में भी है ये सब, लेकिन ब्रिटेन में इन्हें ग्रूमिंग गैंग्स का नाम दिया गया है। और ग्रूमिंग का अर्थ है किसी नाबालिग या कम उम्र की लड़की का ब्रेन वॉश करके उसे यौन शोषण करने के लिए तैयार करना। और जब ये लड़कियां ऐसे लोगों के जाल में बुरी तरह फंस जाती हैं तो फिर ये उन पर मानसिक दबाव बनाते हैं और उन्हें अपनी पहचान बदलने के लिए कहते हैं। और इस समय ब्रिटेन में इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के सदस्य हैं और इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए ये कौन लोग हैं। ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले की जांच करवाना चाहती हैं और मैं ये चाहूंगा कि जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखते चलिए और ये कहां किन किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं ये लोग, ये ग्रूमिंग गैंग्स, वो भी यहां पर लिखा हुआ है। इस मुद्दे पर आज संसद में एक बिल भी आया है, लेकिन सरकार के विरोध के कारण यह बिल आज पास नहीं हो पाया। ब्रिटेन में इस समय लेबर पार्टी की सरकार है और वहां के प्रधानमंत्री हैं कीयर स्टार्मर, जिन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो आरोपियों के धर्म के कारण उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे। और यह आरोप दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क ने भी अब खुद लगाए हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि जब वर्ष 2008 से 2013 के बीच कीयर स्टार्मर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड थे, तब उन्होंने अदालतों में ऐसे अपराधियों को बचाया जो ग्रूमिंग गैंग्स के साथ ब्रिटेन की नाबालिग लड़कियों का रेप कर रहे थे। और अब जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब उनसे यह उम्मीद करना बेकार है कि वो ऐसे गैंग्स के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने इलॉन मस्क के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया है कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स की समस्या अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह समस्या बहुत बड़ी है। ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक अकेले इंग्लैंड में वर्ष 2018 से 2018-19 में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की 19,000 घटनाएं दर्ज हुई एक साल में, 2018-19 में। और इनमें भी ज्यादातर घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी मूल के लोग थे। इस पर एक कमेटी का गठन भी हुआ जिसने यह बताया कि ब्रिटेन के सिर्फ एक शहर में वर्ष 1997 से 2013 के बीच 1400 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण हुआ। इनमें भी कई मामले ऐसे हैं जिनमें अपराधियों को लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका रेप करने और उनकी पहचान बदलने के लिए 200 से 250 वर्षों की सजा हो चुकी है। इस मुद्दे पर जितनी भी रिसर्च और अध्ययन हुए वो यही बताते हैं कि 85 से 90% मामलों में ब्रिटेन की श्वेत नाबालिग लड़कियों का रेप करने वाले लड़के पाकिस्तानी मूल के होते हैं और एक विशेष धर्म से होते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया और ब्रिटेन की सरकार इन्हें पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स कहने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे और वो इन्हें एशियन ग्रूमिंग गैंग्स का नाम देते हैं। अब आप सोचिए, जब ये पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, एक खास धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो फिर इन्हें पाकिस्तानी
ग्रूमिंग गैंग्स कहने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन इनका नाम दिया गया है एशियन ग्रूमिंग गैंग्स, एशियन। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि एशिया में तो 48 देश आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इन 48 देशों के लोग ब्रिटेन की नाबालिग लड़कियों का रेप कर रहे हैं। एशिया में पढ़ने वाले किसी भी देश के जो लोग हैं वो इस गैंग के सदस्य हो जाएंगे। एशिया में तो भारत भी आता है। क्या भारत के लोग या भारतीय मूल के लोग वहां जाकर ये काम कर रहे हैं? सवाल है, बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन वहां की सरकार और मीडिया अब भी इन्हें एशियन ग्रूमिंग गैंग्स कहकर बुला रहे हैं। कड़वा सच यह है कि ब्रिटेन के लिबरल नेता और पश्चिमी मीडिया में इन गैंग्स को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स कहने की हिम्मत ही नहीं है, और ना ही उनमें इन अपराधियों का धर्म बताने की हिम्मत है, क्योंकि सब अपने आप को लिबरल बताना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते हैं, सेकुलर दिखाना चाहते हैं। और सेकुलर होने का मतलब इनके मन में बस इतना ही है कि पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए और इन लोगों का असली धर्म किसी को ना बताया जाए। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है और वो है पॉलिटिकली करेक्ट। जब कोई सरकार राजनीतिक कारणों से धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए, सेकुलर दिखने के लिए आरोपियों को उनके धर्म के आधार पर कानूनी कार्रवाई से छूट दे देती है, तब वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करती है। और इस समय ब्रिटेन में सभी लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से सही दिखना चाहते हैं। ब्रिटेन में ऐसे कई परिवार हैं जो खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि वहां ग्रूमिंग गैंग्स उनकी 7 से 14 साल की छोटी लड़कियों को, बेटियों को ड्रग्स के नशे की लत लगाकर उनका यौन शोषण कर रहे हैं। और इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस भी डाले हैं। लेकिन ब्रिटेन की सरकार इन लोगों से अपने वीडियो और पोस्ट डिलीट करने के लिए कह रही है, और वहां की सरकार में इस मुद्दे पर खुलकर कोई कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई नहीं देती। लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हुए ब्रिटेन के पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं, ये आज आप खुद सुनिए। एक जमाने में ब्रिटेन ने धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपने यहां पर शरण दी, इस्लाम का धर्म मानने वालों को अपने यहां पर शरणार्थी बनाया। लेकिन आज ब्रिटेन में इन्हीं मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भी हो रहा है। और इसका कारण यह है कि अब ब्रिटेन की जनसंख्या, वहां की डेमोग्राफी, वहां का समाज और वहां पर होने वाली आपराधिक घटनाएं पूरी तरह से बदलने लगी हैं। आज इंग्लैंड और वेल्स के बच्चों में सबसे लोकप्रिय नाम है मोहम्मद, और इसके बाद नोआ, ओलिवर, जॉर्ज और लियो जैसे नाम आते हैं। सबसे लोकप्रिय नाम ब्रिटेन में अब मोहम्मद बन गया है। इंग्लैंड और वेल्स में ही आज शरिया अदालतों की संख्या 85 हो चुकी है, जो ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी उन्होंने अपना एक पैरेलल, समानांतर जो न्याय की व्यवस्था है वो भी बना ली है, समानांतर अदालतें बना ली हैं जहां पर शरिया कानून चलता है। 6.5 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में आज मुसलमानों की आबादी 6.5% यानी 44 लाख से ज्यादा है। जिस ब्रिटेन में एक जमाने में 50 मस्जिदें भी नहीं थीं, आज वहां पर 1800 से ज्यादा मस्जिदें हैं। और आज लंदन समेत इंग्लैंड के कई शहरों के मेयर और लॉर्ड मेयर मुस्लिम समाज से हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और यही चीजें अब ब्रिटेन को परेशान कर रही हैं। और वहां के विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुली तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। हम किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हैं, और हम भी ये मानते हैं कि देश को धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए, सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए। और यही बात हम आज बार बार कहना चाहते हैं, सबको बराबरी के अधिकार और बराबरी का न्याय मिलना चाहिए। विशेष धर्म के खिलाफ ना होते हुए आज हम ये कहना चाहेंगे कि ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है ये वहां की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। वहां की जो छोटी छोटी नाबालिग लड़कियां हैं उनका शोषण हो रहा है। हजारों लड़कियां, हजारों परिवार इसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए इस पर बहुत कड़े कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन जब नेता, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और सरकारें सही दिखने के लिए, धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए, जबरदस्ती सेक्युलर दिखने के लिए, सिर्फ इसलिए इन गैंग्स को छोड़ देते हैं ताकि यह ना लगे कि वो किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ है, वो किसी एक विशेष देश के खिलाफ है, राजनीतिक संदेश कहीं गलत ना चला जाए, उनको वोटों का नुकसान ना हो जाए, अल्पसंख्यक कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए
क्योंकि अगर अपराधी अल्पसंख्यक है, किसी एक खास धर्म से आता है, किसी एक खास देश से आता है, किसी एक खास पहचान का है, तो उस पर नरमी बरती जाए, क्योंकि उस पहचान वाले, उस धर्म वाले बाकी के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। यह बात सही नहीं है। और कम से कम छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये नाबालिग लड़कियां, इनको तो न्याय मिलना चाहिए, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इनका धर्म से क्या लेना देना? जब आप छोटी नाबालिग लड़कियों के लिए न्याय की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसमें धर्म कहां से आ गया? इसमें किसी देश का नाम कहां से आ गया? किसी खास देश के रहने वाले लोग कहां से आ गए? अपराधी अपराधी होता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसका देश कोई भी हो, उसकी पहचान कोई भी हो। और इसीलिए यह बात बड़ी हैरान करने वाली है कि ब्रिटेन जैसे देश में यह सब कुछ हो रहा है और वहां की सरकार, वहां का प्रशासन यह सब कुछ होते हुए देख रहा है। वहां इन छोटी बच्चियों के जो माता पिता हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुलिस उनसे कह रही है कि इस मामले को रफा दफा कर दो, इस मामले को आगे ऊपर मत उठाओ। इसलिए आज हमें यह लगा कि यह सिर्फ ब्रिटेन नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है और पूरी दुनिया के लोग इस समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में भी यह समस्या है, हालांकि इसे यहां कुछ और नाम दिया जाता है, लेकिन जैसे हमारे देश के लिबरल लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष बनने के नशे में हैं, वैसे ही ब्रिटेन में भी हो रहा है। और यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है लोगों को जागरूक करने की। इलॉन मस्क जैसे जो लोग हैं, जो वहां अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दुनिया में कुछ और मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इन नाबालिग बच्चियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमारी कोशिश भी आज यही है। अब हम आपको ब्रिटेन से अपने देश लाते हैं। हमारे देश में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली के चुनावों की हो रही है, इसलिए अब आपको यह बताएंगे कि कैश वाली कल्याणकारी योजनाओं में इतनी ताकत है कि इन्होंने अब बीजेपी जैसी पार्टी को भी झुका दिया है, जो एक विचारधारा वाली पार्टी मानी जाती है। सूत्रों से हमें यह पता चला है कि बीजेपी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी से जुड़ी उन सारी योजनाओं को लाने का वादा कर सकती है जो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को दे रही है। बीजेपी दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है। यानी बीजेपी 200 से 300 यूनिट कर देगी। बीजेपी मंदिर और गुरुद्वारों को भी 500 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर सकती है। और मुफ्त पानी के साथ वो महिलाओं को हर महीने आर्थिक भत्ता देने के लिए लाडली बहना जैसी योजना भी दिल्ली में लागू करने का वादा कर सकती है। बीजेपी की चुनौती यह है कि उसके पास 35 से 38% का एक समर्पित और पक्का वोट बैंक है, जो सरकार बनाने के लिए नाकाफी है। 37-38% वोट शेयर तो वो ला सकते हैं, लेकिन उससे सरकार नहीं बनेगी। अगर बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है तो उसे 38% वोट शेयर से 45% तक पहुंचना पड़ेगा। कम से कम 44-45% जब तक उसका वोट शेयर नहीं होगा, सरकार बनना मुश्किल है। और इस 45% या ये 6-7% की जो वृद्धि है, ये मुफ्त की रेवड़ियों से ही मिल पाएगी और यह बात बड़ी दुखद है। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने दम पर हर बार की तरह, बीजेपी का जो वोट शेयर रहता ही है 35 से 38% के बीच रहता है। पिछली बार 38% था। यह 38% बीजेपी को इस बार भी मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी को पहुंचना है 44-45% पर। यह कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि विचारधारा और पार्टी के समर्पित वोटर्स तो 38% पर आकर सिमट जाते हैं। ये जो 7-8% और वोट चाहिए, ये कैसे आएंगे? तो ये वोट रेवड़ी से आएंगे। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों ने मुफ्त की रेवड़ियों को चुनाव जीतने का एक शानदार बिजनेस मॉडल बना लिया है। और इस बिजनेस मॉडल में एक तरफ विचारधारा है और दूसरी तरफ मुफ्त की रेवड़ियां हैं। और मुफ्त की रेवड़ियों के सामने विचारधारा का शायद अब कोई मूल्य रह नहीं गया है। बड़ी बात यह है कि इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी चालाकी से इन मुफ्त की योजनाओं का नाम कल्याणकारी योजना रख दिया है। ये सारी योजनाएं हैं तो मुफ्त की, आपको कोई बिल नहीं देना, घर बैठे आपको पैसा मिल जाएगा, आपको टिकट नहीं खरीदनी, कोई खर्चा नहीं करना, सब मुफ्त में है। लेकिन इन्हें मुफ्त की योजनाएं कहने की बजाय
कल्याणकारी योजना के पैकेट में डालकर आपको दिया जा रहा है। तो विचारधारा में तो है दिमाग, जो आप यहां पर देख सकते हैं। जो लोग विचारधारा की वजह से, विचारों की वजह से वोट डालते हैं, वो दिमाग से चलते हैं। लेकिन जो रेवड़ी है, ये कई बार दिमाग पर भी हावी हो जाती है। इसलिए आज विचारधारा एक तरफ और रेवड़ी एक तरफ, और रेवड़ी की जो मिठास है वो कई बार विचारधारा के ऊपर भारी पड़ जाती है। लेकिन आज एक बार सोच कर देखिए, जो लोग बेरोजगार हैं या जो लोग घर पर बैठे हैं, काम नहीं कर रहे या काम नहीं करना चाहते, उन्हें बिना कुछ किए, बिना कोई काम किए पैसा देने से क्या वाकई उनका कोई कल्याण होगा, या उन्हें नौकरी और रोजगार के नए नए अवसर देने से उनका असली कल्याण होगा? और जब बिना नौकरी दिए, बिना रोजगार दिए, बिना उन्हें इस काबिल बनाए कि वो अपने लिए पैसा कमा सकें, उन्हें घर बैठे अगर आप पैसा देते रहेंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद वो काम करना भी नहीं चाहेंगे, और ना ही आपसे नौकरियां मांगेंगे, ना आपसे रोजगार मांगेंगे, ना आपसे पक्की सड़कें मांगेंगे, ना आपसे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मांगेंगे। तो सिर्फ आपसे ये मांगेंगे कि हमें घर बैठे पैसा मिलता रहे, हमें कोई भी बिल ना देना पड़े, बिजली मुफ्त मिल जाए, पानी मुफ्त मिल जाए, इंटरनेट मुफ्त मिल जाए, बस में भाड़ा मुफ्त मिल जाए, ट्रेन में पैसा ना देना पड़े। हमारे देश की पार्टियां सोचती हैं कि जब वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और पैसा घर बैठे दे रहे हैं और ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान करके चुनाव जीत रहे हैं, तब लोग उन्हें चुनाव में जिताकर सत्ता में भेजते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि जनता इन पार्टियों को नहीं, बल्कि मुफ्त बिजली को वोट दे रही है, मुफ्त पानी को वोट दे रही है, कैश वाली योजनाओं को वोट दे रही है, बसों में मुफ्त सफर को वोट दे रही है। और यह हमारे लोकतंत्र का अपमान भी है, और असल में इस राजनीति से भारत के लोकतंत्र को आज खतरा भी है। इसलिए ये तमाम नेता और तमाम पार्टियां अगर ये सोच रही हैं कि जनता ने इन्हें चुना है और जनता इन्हें चुनकर सत्ता में बैठाना चाहती है, तो ये उनकी गलतफहमी है। जनता अब ये देख रही है कि जनता को चुनना है 2100 और 2500 रुपए में से एक को। जनता को चुनना है कि उन्हें 200 यूनिट बिजली चाहिए या 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए। जनता को यह चुनना है, और जो उन्हें मुफ्त बिजली दे देगा, मुफ्त पैसा दे देगा, उसको जनता चुन लेगी। पार्टी से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की राजनीति में आज एक और मुद्दे की बड़ी चर्चा है, और वो है जाट आरक्षण का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें दो बड़ी बातों का जिक्र है। पहला, बीजेपी ने जाट समुदाय को धोखा दिया है और उन्हें केंद्रीय स्तर पर आरक्षण के लाभ से वंचित रखा, और दूसरा, जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करना चाहिए और उन्हें केंद्रीय नौकरियों में और केंद्रीय स्तर पर आरक्षण देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि जाट तो पंजाब में भी रहते हैं, हरियाणा में भी रहते हैं, लेकिन केजरीवाल ने इन राज्यों के जाटों को आरक्षण देने के लिए इससे पहले कभी यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? दिल्ली में 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इन 12 वर्षों में केजरीवाल ने कभी जाटों के आरक्षण की चिंता नहीं की। लेकिन अब चुनाव देखते ही उन्हें जाट समुदाय की चिंता हो रही है, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय सूची में कब शामिल करेंगे, ये सवाल वो आज पूछ रहे हैं। किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है, उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अब आप ये समझिए कि केजरीवाल ने अचानक से जाटों के आरक्षण का मुद्दा क्यों उठा दिया। तो इसमें जाट समुदाय के उत्थान की नहीं, बल्कि वोटों के उत्थान की सोच छिपी हुई है। दिल्ली में जाट वोटर्स की संख्या 10% तक मानी जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जाट वोटर्स दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, प्रभावी हैं। दिल्ली में 364 गांव हैं, जिनमें से 225 गांव ऐसे हैं जो जाट बाहुल हैं, और इन गांवों में 20% से ज्यादा जाट वोट है। इसके अलावा बाहरी दिल्ली की अधिकतर विधानसभा सीटों पर जाट वोटर निर्णायक हैं।
जो हार और जीत का फैसला करते हैं। दिल्ली में महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, नजफगढ़ और बिजवासन जैसी कम से कम 8 विधानसभा सीटें हैं जिन पर जाट वोटर्स चुनाव नतीजे पलटने का पूरा मादा रखते हैं। वर्ष 2020 में इन 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 5 पर आम आदमी पार्टी जीती थी, जबकि 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर्स अच्छी खासी संख्या में हैं। दिल्ली में जाट समुदाय बीजेपी का पक्का वोटर माना जाता है और 2008 और 2013 में करीब 50% जाट वोटर्स ने बीजेपी को ही वोट दिया था, जबकि वर्ष 2015 और 2020 की आम आदमी पार्टी की प्रचंड लहर में भी जाटों के करीब 60% वोट तब भी बीजेपी को मिले थे। अब इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली में जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया है। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को कई बार ऐसा मौका तो मिला जब उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया, मगर 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। और आज वो ये सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि प्रवेश वर्मा, जो इस समय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सीट से, वो खुद जाट समुदाय से आते हैं। और प्रवेश वर्मा के जो पिता हैं साहिब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी जाट समुदाय से आते हैं। और केजरीवाल को ऐसा लगा कि प्रवेश वर्मा की वजह से जो जाट वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं, उन्हें काटने का एक ही तरीका है कि जाटों की ये जो पुरानी मांग है, जो उनकी दुखती रग है कि उन्हें भी नौकरियों में आरक्षण मिले, उन्होंने ठीक ऐसे समय में इस दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया है। केंद्रीय संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में जाटों को आरक्षण का मुद्दा ये पहली बार नहीं उठा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले यूपीए सरकार ने जाट आरक्षण पर एक अधिसूचना जारी की थी और इस फैसले में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाटों को आरक्षण की केंद्रीय सूची में शामिल कर लिया था। लेकिन वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन आरक्षण के लिए यही एक आधार नहीं हो सकता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि जाट समुदाय केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल होने के हकदार नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के इस निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया था। इसके साथ ही केंद्रीय नौकरियों और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में जाटों का आरक्षण रद्द हो गया। जाट आरक्षण को लेकर वर्ष 2016 में हरियाणा में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा भी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। हालांकि कई राज्यों में जाट समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल किया गया है, जिसके तहत उन्हें राज्य के शैक्षिक संस्थानों और राज्य की नौकरियों में आरक्षण मिलता है। इनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में जाटों को कोई आरक्षण नहीं मिलता और इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों के जाटों को भी कोई आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि यहां जाटों का शासन था, इसलिए उन्हें पिछड़ा नहीं माना गया। अब हम आपको महाकुंभ मेले पर हमारी विशेष सीरीज का दूसरा भाग दिखाएंगे और आपको यह दिखाएंगे कि महाकुंभ मेले का रहस्य क्या है और ऐसी मान्यता क्यों है कि महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, तब राक्षसों ने देवताओं को हराकर अमृत कलश को अपने पास रख लिया था। देवताओं को डर था कि अगर राक्षसों ने इस अमृत को पी लिया
तो वो अमर हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया। उनके इस अवतार को मोहिनी अवतार कहा जाता है। राक्षसों से अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से भी मदद मांगी और जयंत को कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत कलश लाने के लिए भेजा गया। इस अमृत कलश की रक्षा करने के लिए उसके साथ 4 और देवता मौजूद थे। इनमें चंद्र देवता को अमृत कलश की रक्षा करनी थी, सूर्य देवता को इस कलश को टूटने से बचाना था, देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और शनि देवता को जयंत की निगरानी करनी थी ताकि वो कलश से सारा अमृत खुद ही न पी जाए। जब जयंत एक कौवे का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को वापस लेकर आ रहे थे, तब हुए संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गई और ये 4 स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अमृत की बूंदें गिरते ही ये चारों स्थान पवित्र हो गए हमेशा के लिए और मान्यता है कि तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और यहां कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं, वो है कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। तो अभी जो महाकुंभ आ रहा है, इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है ये 144 वर्षों में एक बार होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। पूर्ण कुंभ 12 साल में इसलिए एक बार होता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। लेकिन जब 12 पूर्ण कुंभ 144 वर्षों में पूरे होते हैं तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार भी प्रयागराज में यही महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि ये अब भी धरातल के नीचे बह रही है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधुओं द्वारा ही क्यों किया जाता है? तो इसका कारण यह है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। और आज भी कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या फिर महाकुंभ हो, सबसे पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। अब आप प्रयागराज से हमारी आज की यह विशेष रिपोर्ट देखिए, जहां 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के इस कंट्रोल रूम में हैं, जहां पर तकरीबन 3000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरे से पूरे महाकुंभ की और साथ साथ लगभग पूरे प्रयागराज की निगरानी हो रही है। ये वो कंट्रोल रूम है जहां मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो कई बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और शहर से लेकर महाकुंभ का एक एक कोना कोना, एक एक चप्पा चप्पा इस कैमरे में दर्ज है। यही नहीं, अगर कहीं भी कोई संदिग्ध चीज या कहीं ट्रैफिक जाम या फिर ऐसा लगे कि कहीं भगदड़ की स्थिति है तो यहीं से बैठे बैठे हर चीज न सिर्फ मॉनिटर होती है बल्कि यहां से वापस संदेश भी भेजा जाता है। तकरीबन 2700 कैमरे लगाए गए हैं, 206 पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए गए हैं पूरे शहर में, जिसके जरिए यहीं से संदेश भी भेजा जाता है। मेरे पीछे आपको ये पीपा पुल दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ ये एक नहीं है, ऐसे ऐसे कुल 29 पीपे के पुल हैं जो इस पूरे संगम में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं।
आने और जाने के लिए अलग अलग पुलों का ये इस्तेमाल होगा। और ये दरअसल ये जो पीपे के पुल हैं, यही पूरे संगम की लाइफलाइन है, क्योंकि करोड़ों लोग जब इस संगम में आएंगे तो इस पार से उस पार, यानी कि झूसी और अरैल का जो इलाका है, उससे अगर संगम नोज तक उन्हें आना है या फिर उन्हें किले तक आना है, अक्षयवट लेटे हनुमान तक आना है, तो यही वो जगह होगी, यही वो पुल होंगे जिससे कि तमाम लोग आएंगे जाएंगे। अब हम आपको 71 वर्ष पीछे लेकर चलते हैं, जब इलाहाबाद में वर्ष 1954 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। 1954 की बात बता रहे हैं, और इस आयोजन में भगदड़ से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार यह दावा करते हैं कि मौतों का असली आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा था। उस समय उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय पंडित नेहरू तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इलाहाबाद के कुंभ मेले में आए थे, और कहा जाता है कि जब भीड़ पंडित नेहरू को देखने के लिए इस मेले में इकट्ठा हुई तो वहां हजारों लोगों के बीच भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में सरकार के मुताबिक कुल 316 लोग मारे गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने इन मौतों को कुछ भिखारियों की मौत बताकर इसे बड़ी घटना मानने से इनकार कर दिया, और कहा, यह बताने की कोशिश की कि यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। आज मैं अपने साथ एक लेख की कॉपी लाया हूं, और यह लेख मशहूर पत्रकार एसएन मुखर्जी के उन संस्मरणों पर लिखा गया है जो वर्ष 1989 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एसएन मुखर्जी वही पत्रकार थे जो घटना के वक्त मौजूद थे और जिन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों की तस्वीर खींचकर उसे अगले दिन एक अखबार में फ्रंट पेज पर छापा था। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि खुद एसएन मुखर्जी ने इस भगदड़ को लेकर क्या कहा था। एसएन मुखर्जी कहते हैं इस घटना को याद करते हुए कि यह आश्चर्य की बात है कि 1000 से ज्यादा लोगों की कुचलकर मौत हो जाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इससे अनभिज्ञ थे, क्योंकि यह अधिकारी 4 बजे तक गवर्नमेंट हाउस में चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। 1000 लोगों के मरने के बाद भी चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। सरकारी अधिकारियों ने भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबरों को खारिज कर दिया। एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि केवल कुछ भिखारियों को कुचलकर मार डाला गया है। हमने अधिकारियों के सामने वो तस्वीरें पेश की जिनमें मृतकों में महिलाएं महंगे गहने पहने हुए दिख रही हैं, जिससे पता चलता है कि वो अच्छे परिवारों से आती थी और मारी गई। हादसे के दूसरे दिन प्रशासन ने शवों के ढेर बनाकर उनमें आग लगा दी। किसी भी फोटोग्राफर को साइट के पास जाने की इजाजत नहीं थी। अब सोचिए, जिस घटना में भगदड़ के कारण सैकड़ों लोग मारे गए, हालांकि उस समय के जो पत्रकार हैं जो वहां मौजूद थे, जो अकेले फोटोग्राफर वहां मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि 1000 लोग मारे गए थे, उन्होंने देखा। इन मौतों की जिम्मेदारी किसी नेता ने नहीं ली, किसी सरकार ने नहीं ली। और अगर हम ये भी माने कि 316 लोग ही मारे गए थे, तो इनके लिए भी कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। आपको याद होगा पिछले महीने जब हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी, तब पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था, और हम इस गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है। पुलिस ने इस मामले में जो किया सही ही किया। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जब इसी तरह की घटनाएं सरकारों की खराब व्यवस्था के कारण होती हैं, तब उन घटनाओं में इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब दूसरी जगहों पर भगदड़ से लोग मारे जाते हैं, तब कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? जैसे अल्लू अर्जुन को आपने एक दिन में गिरफ्तार कर लिया, ऐसे ही 1954 में जब इतने सारे सैकड़ों लोग मारे गए, तब किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और इस बात को आप आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में कल रात हुई भगदड़ से भी समझ सकते हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 24 घंटे के बाद भी इस मामले में भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तिरुपति के मंदिर में कल रात यह घटना उस वक्त हुई जब मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के विशेष दर्शन के लिए टोकन बांटे जा रहे थे। इसमें साल में एक बार मंदिर का वैकुंठ द्वार खोला जाता है और इसके लिए विशेष काउंटर लगाकर टोकन बांटे जाते हैं। लेकिन कल मंदिर परिसर में बनाए गए 91 काउंटर्स के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई
और इनमें भी कुछ लोगों ने काउंटर के पास एक गेट खुलने पर अंदर घुसने की कोशिश की और इसी दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अस्पताल जाकर घायल हुए लोगों से मुलाकात की है, लेकिन 6 लोगों की मौत के बाद भी इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और यह गिरफ्तारी शायद होगी भी नहीं। जहां भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, प्रशासन की होती है, पुलिस की होती है, वहां ऐसे मामलों में 6 लोग मर जाएं या 600 लोग मर जाएं, कोई एक्शन नहीं होता। आपको याद होगा पिछले साल हाथरस में भी जब एक सत्संग के दौरान भगदड़ ऐसे ही हुई, तब भी उस मामले में बाबा नारायण साकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब आपको यह बताएंगे कि अमेरिका में हॉलीवुड की फिल्म अमेरिका के जंगलों में लगी वो आग आपको दिखाएंगे जो हॉलीवुड फिल्मों के सेट्स तक अब पहुंच चुकी है। यह आग कैलिफोर्निया के जंगलों से फैलनी शुरू हुई, जो अब हॉलीवुड के एक्टर्स और फिल्मों के सेट्स तक पहुंच चुकी है। इस आग की वजह से लॉस एंजलिस में इमरजेंसी लगा दी गई है और 50,000 लोगों को तत्काल घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले आतंकवादी हमला, फिर बर्फीला तूफान और अब जंगलों में आग। साल 2025 अमेरिका के लिए आफत बनकर आया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में मंगलवार को आग लग गई और बुधवार तक ये आग लॉस एंजलिस शहर के रिहायशी इलाके तक पहुंच गई, जिससे 17,000 एकड़ से ज्यादा इलाका प्रभावित है। आग की वजह से 28,000 घरों को नुकसान हुआ है। करीब 2,000 इमारतें पूरी तरह जल गई हैं और अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉस एंजलिस शहर के मशहूर हॉलीवुड हिल्स इलाके में भी आग लग गई, जिसके नाम पर यहां की फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड पड़ा। यहां कई फिल्म स्टूडियोज और सेलिब्रिटीज के बंगले हैं, जिनमें से कई बंगले जलकर खाक हो गए। इस वजह से कई हॉलीवुड हस्तियों को घर छोड़कर भागना पड़ा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली कराया गया है। इसके अलावा 50,000 लोगों को तत्काल घर खाली करने को कहा गया है और 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर आग लगती रहती है, जो महीनों धधकती रहती है, लेकिन लॉस एंजलिस के रिहायशी इलाके में ऐसी आग कभी नहीं लगी। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों और विमानों से पानी और फोम का छिड़काव किया जा रहा है। और मतलबी इंसान का पता तब चलता है जब वो जिंदगी में आ चुका होता है, और सच्चे दोस्त का पता तब चलता है जब वो जिंदगी से जा चुका होता है।